हेलो, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एसे है। एसे विद मॉडल एसे, मतलब एसे के साथ इसका मॉडल पूरा जो है कि कैसे जो है इस निबंध को लिखना है। तो टॉपिक्स भी दे रहे हैं हम आपको, लिख के भी दिखा रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज है ये। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस होता है 1500 नंबर का, 1200 नंबर का जीएस, 1200 नंबर 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का होता है मेंस का एसे यानी निबंध। 3 सेक्शन होते हैं निबंध के पेपर में। हर सेक्शन में 3-3 पार्ट होते हैं और हर सेक्शन से एक एक निबंध चूज करके आपको लिखना होता है। तो टोटल मिला के 3 आपको निबंध लिखने हैं पेपर में। 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें टारगेट रखें कि कम से कम 100 के आसपास आपके निबंध में नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो रैंक काफी ऊपर नीचे हो सकती है। और यह बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपने एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। देखिए, मेंस के एग्जाम से पहले आप कम से कम हर सेक्शन के जो जो टॉपिक्स हैं उसके 2-2, 3-3, 4-4 निबंध लिख के ही जाएं, अदरवाइज वहां पे नहीं चलता है। कीवर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, कहां से इंट्रो चालू करें, कहां बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन कहां से दें, कौन सा फैक्ट कहां डालें, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। इसीलिए एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। मेंस का एक्चुअली जो 1500 नंबर है ना भाई, उसमें एक एक नंबर जरूरी है। तो चाहे वो एसे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, एसे वाले में भाई 100 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाइए। मेंस के एसे का इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस हमारा जो है ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है पूरा। हर एक सेक्शन में जो 3-3 पार्ट है ना, तो यानी कि टोटल मिला के 9 टाइप के एसे पेपर में आते हैं, जिसमें से 3 आपको करने पड़ते हैं। तो इन 9 टाइप के हम 4-4 एसे, जो जिस तरह के निबंध पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीएससी आयोग ने यूपीपीसीएस एग्जाम में, उस तरह के निबंध मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस उसको करंट से लिंक करके, जो लेटेस्ट स्कीम है उन सब से लिंक करके हम 36 ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस इसमें चल रही है हमारे ऐसे राइटिंग वाले ग्रुप में। ठीक है, हर जो टाइप है उसके 4-4 ऐसे विद मॉडल ऐसे आप उसको लिख के दोगे, फिर उसकी चेकिंग करी जाएगी, जो है पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके एसे में आराम से 100 के आसपास नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं। यूपी पीसीएस में हम आज से नहीं 9-9.5 साल से हैं। और यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस हो, चाहे इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पिछले 9.5 साल से 9 साल से अब माने कि भाई सबसे ज्यादा, चाहे प्री का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, तो एसे को इस तरह से करें आप, है ना। और बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी इस तरह से करके एसडीएम डीएसपी और विभिन्न पोस्ट पे जो है बन चुके हैं, सिलेक्टेड है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के। आपने जो है वीडियोस, इंटरव्यू वगैरह बहुत देखे होंगे। ठीक है, बाकी कोई फीडबैक, कमेंट, कोई सजेशन, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज लिख के बताएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं ये भाई, थोड़ा लाइक वगैरह शेयर करिए तो थोड़े और आपको दिए जाएं। निबंध लेखन का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें ये हमारा 7वां विषय है। आइए इसको शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हर सेक्शन से कुछ 3 विषय आपको दिखाई देते हैं और उसमें से एक का चयन करना होता है। तो यहाँ पर ये 7वां विषय आप निबंध का देखेंगे। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, जो कि आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज के समय का सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित होता जा रहा है, तो ऐसे में इस पर विषय बनना स्वाभाविक है और आयोग इस पर पहले से ही कुछ न कुछ देता चला आ रहा है, तो भविष्य में भी देगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं, बशर्ते कि उसमें आप हर क्षेत्र में लिखने में सक्षम हो। तो यहाँ पर कुछ सामान्य जानकारियां हैं ग्रुप से संबंधित। पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो विभिन्न हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं। जनरल हिंदी का चल रहा है, निबंध का चल रहा है और जीएस के जो 6 पेपर होते हैं, आप चाहें तो संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए विषय क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन के लिए वरदान है या फिर चुनौती है। वही विज्ञान वरदान या अभिशाप का ही ये नया चेहरा है, जिसे कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे दिया है। तो अब इसमें आप लिखेंगे क्या? जैसा कि आपको कहा कि निबंध का प्रारूप बनाकर तभी लिखने का काम शुरू करिएगा। ये नहीं कि सीधा दिखा नहीं कि कूद पड़े, ये वाला जो अप्रोच है इसको नहीं अपनाना है।
यहाँ वो सफलता नहीं देगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, समय पर्याप्त होता है, 3 घंटे का समय बहुत होता है, बशर्ते कि आप सही तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर काम करें। तो ड्राफ्टिंग पहले कर लीजिएगा, तीनों विषय चुनकर, तीनों की इकट्ठे, और उसके बाद लिखना शुरू करिएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप क्या लिखेंगे? भाई 21वीं सदी चल रही है ना, और इस समय इसे अगर तकनीकी क्रांति का जमाना कहा जाए, टेक्निकल रिवॉल्यूशन, माफ कीजिएगा, रिवॉल्यूशन का जमाना कहा जाए, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन को आप पढ़ते हैं, वैसे ही ये तकनीकी क्रांति का समय। तो अगर इसे हम तकनीकी क्रांति का युग कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसका सबसे सशक्त प्रतीक बन जाएगी। यानी इस क्रांति का हथियार, सबसे बड़ा हथियार क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये आज के समय की जरूरत भी है और सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है या क्रांतिकारी पैदाइश है विज्ञान की। ठीक, तो जो 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है, उसमें एआई का क्या रोल है, इससे आप शुरू करें और उसी के संबंध में आप यहाँ चर्चा करने वाले। तो मशीनों को मानव जैसी सोच प्रदान करना, निर्णय लेने की क्षमता और सीखने की क्षमता उनके अंदर विकसित करवाना, ये मनुष्य का ही तो काम है। मनुष्य का जो खुराफाती दिमाग है वो अपने लिए सुविधाएं ढूंढता रहता है, और अपने लिए सुविधाएं ढूंढते ढूंढते वो अपने लिए संकट भी खड़े करता है। विज्ञान के जो आविष्कार उसका सहयोग करते हैं वही उसके अधिकारों का हनन भी कर सकते हैं और उसके मस्तिष्क को पंगु बना सकते हैं। इंसानी मस्तिष्क सबसे ज्यादा सक्षम माना जाता है। बौद्धिक क्षमता हमारी हमें सारे जीवों में सबसे बेहतर बनाती है, और उसी बौद्धिकता को आज हमने दांव पर लगा दिया है। एआई का इस्तेमाल हमने इस हद तक करना शुरू कर दिया है, और अभी तो ये शुरुआत है, भविष्य कैसा होगा ये ईश्वर ही जानते हैं, कि हमने निर्भरता अपनी इतनी ज्यादा एआई पर बढ़ा दी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कि हमारा मस्तिष्क बहुत जल्दी ही पंगु हो जाएगा। जो उसकी शार्पनेस है, उसकी जो तीक्ष्णता है, उसकी जो वास्तविक योग्यता है वो नष्ट होती जाएगी। मस्तिष्क को जितना अभ्यास करने का अवसर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। परिणाम क्या होगा? हम पूरी तरह से पंगु बन जाएंगे, पराधीन बन जाएंगे, और पराधीन किसके बनेंगे? मशीनों के, और वही खतरनाक स्थिति होगी। तो आप तमाम जो फिल्में हैं उनमें देखते हैं ना, चाहे बॉलीवुड की फिल्में हैं या फिर टॉलीवुड की फिल्में हैं, जो कि ज्यादातर पश्चिम की नकल करके बनाई जाती हैं, तो मूल रूप से हॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं उसमें आप देखेंगे तमाम तरह के इस तरह के कॉन्सेप्ट दिखाए जाते हैं। बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इजाद होने वाले रोबोट्स जो हैं वो समाज को नियंत्रित करने का काम करते हैं, आतंक फैलाते हैं, या फिर पूरी तरह से इंसानों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी मशीनों का युग स्थापित हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी मूवीज हैं, कुछ बहुत प्रसिद्ध फिल्में भी हैं, तो उनका भी आप संदर्भ ले सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार से भलाई के लिए है तो कितना ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। फिलहाल यहाँ वरदान और चुनौती दोनों की चर्चा करनी है, तो ये आपके ऊपर है कि आप चुनौती से शुरू करते हैं या फिर वरदान से शुरू करते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास, दोनों रास्ते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? मशीनों को मानव जैसी सोच, निर्णय और सीखने की क्षमता प्रदान करने वाली ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आज के समय में चिकित्सा, शिक्षा, इसमें कुछ पहलू जोड़ दीजिएगा, इसकी तारीफ ही करनी है तो, जो चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग, ठीक है, और प्रशासन, रक्षा, ये सारे क्षेत्र हैं। और भी बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जो मुख्य मुख्य हैं, उनको आप इसमें शामिल कर लीजिए। तो प्रशासन और रक्षा, इन सब क्षेत्रों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत तेज रफ्तार में प्रवेश कर रहा है, बहुत तेज गति से प्रविष्ट हो रहा है, ठीक है, इसको आपने शामिल किया। और उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मनुष्य के जीवन के लिए वरदान ही है, और कोई भी विज्ञान का आविष्कार वरदान ही होता है जब तक कि हम उसे खुद से अभिशाप न बनाए। इसके साथ साथ आप ये लिख सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने कार्य क्षमता और उत्पादकता में भी अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं। मतलब चुनौतियां तो हैं लेकिन ये परिवर्तन भी आया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप चर्चा कर सकते हैं। अब इसमें से एक एक को उठा लीजिए। चिकित्सा वाला क्षेत्र इसमें छूट गया था, इसको अलग से अच्छा ऊपर ही लिखा हुआ है। तो चिकित्सा के क्षेत्र की हम चर्चा करें, मतलब लोगों की जान बचाने के लिए और जो बड़े बड़े असाध्य रोग हैं उनके उपचार के लिए किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी आप चर्चा कर सकते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में एआई आधारित जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है
वो रोगों की शीघ्र पहचान करेगा और सटीक तरीके से करेगा। जो पहले पैथोलॉजिकल लंबा प्रोसेस होता था उसको ये समेटकर कम समय में उपलब्ध कराएगा। क्षण भर में तत्काल ही बीमारी की पकड़ हो जाएगी और उसका निदान शुरू हो जाएगा। पहले जांच की प्रक्रिया ही बड़ी लंबी होती थी। ठीक, तो ये चीज है। शिक्षा के क्षेत्र में पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब हर व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमता के हिसाब से एआई का सहारा लेकर सीख सकता है। उसको उसके स्तर का ज्ञान और उसके स्तर की समझ दी जाएगी जिससे कि वो किसी भी विषय को बेहतर तरीके से जान पाए। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए ये बेहतर है। कृषि के क्षेत्र में फसल का पूर्वानुमान लगा सकता है, मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता है। प्रशासन में आप ई गवर्नेंस को देखते ही हैं। ई गवर्नेंस पर भी थोड़ी चर्चा कर लीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन को जब आप लिख ही रहे हैं तो। मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना है लेकिन फिर भी इस हिसाब से करना है कि आपके लिए थोड़ा सा उसमें एक पक्ष जुड़ जाए। जब प्रशासन की चर्चा करिएगा तो उसी में ऐड कर दीजिएगा, अलग से मत लिखिएगा। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का क्षेत्र है। कुल मिलाकर निर्णय की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा वैज्ञानिक और समयबद्ध हो सकती है एआई के जरिए। अब इसमें इंडस्ट्रियल और जो सर्विस सेक्टर है उसकी भी चर्चा करनी आवश्यक है, वो भी एक अहम पहलू है। तो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में एआई की जो लागत है, मतलब एआई ने लागत घटाने का काम किया है। जो काम पहले मनुष्य के श्रम बल के द्वारा, मतलब इंसानों को काम पर लगाकर बहुत ज्यादा समय लेकर और ज्यादा पगार देकर होता था, वो अब एआई की सहायता से सहज ही हो जाता है और सस्ते में हो जाता है। गुणवत्ता भी बढ़ गई है। स्वचालन मतलब जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये एआई का जो माध्यम है, इससे खतरनाक और कठिन काम मशीनों के द्वारा कर लिया जाता है। तो इसमें इंसानी जान का जोखिम भी कम हो जाता है। हालांकि ये रोजगार छीनने का भी काम कर रहा है लेकिन इंसानी जो जान का जोखिम है वो घट जाता है। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट गवर्नेंस जैसी अवधारणा एआई के बिना संभव ही नहीं। लेकिन कुछ गंभीर चुनौतियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये सब तो हमने प्रशंसा की, तारीफें की, लेकिन जो चुनौतियां हैं उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चुनौतियां असल में है क्या, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी चिंता तो रोजगार की है। रोजगार छीनने का ये काम कर रहा है और स्वचालन के कारण पारंपरिक नौकरियां समाप्त होने की पूरी आशंका दिखाई देती है। बेरोजगारी और सामाजिक असमानता इससे बढ़ेगी। एआई आधारित जो निगरानी व्यवस्था है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी प्रभावित करेगी। मतलब कोई भी चीज इसमें व्यक्तिगत नहीं रह जाएगी। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो मुद्दा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यह प्रभावित होगी। निजता किसी की सुरक्षित नहीं रह पाएगी। एआई सबको खंगालने का काम कर लेगा। किसी को देखते ही आप उसका कच्चा चिट्ठा खोल दें, ऐसी स्थिति आ जाएगी और यह एआई का बहुत ही विकराल भीषण स्वरूप है। ठीक है, तो निजता पर ये एक प्रहार है। और इसके अतिरिक्त नैतिक प्रश्न भी सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है। नैतिक प्रश्न क्या होते हैं? मतलब ये कि निर्णय लेने वाली मशीनों में उत्तरदायित्व किसका है? मशीन फैसला ले रही है, सही है या गलत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पहले तो मनुष्य फैसला लेता था या ले रहा है, तो उसमें तो फैसला गलत निकला तो उसके पीछे पड़ जाइए कि तुमने ऐसा गलत फैसला दिया, निर्णय लिया और उसका परिणाम अब ये देखो, है ना? तो वो काम। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जब मशीन फैसला लेगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या मशीनें जो है वो मानवीय संवेदना और नैतिक विवेक का स्थान ले भी सकती हैं या सिर्फ एक कोरा दिखावा है? युद्ध और हथियार प्रणाली में एआई का प्रयोग मनुष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके हाथ में हम अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी को सौंप दें और उसे बताया गया कि पड़ोसी देश जो है वो अभी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और माफ कीजिएगा, पड़ोसी देश जो है वो उधर से कार्रवाई कर रहा है, उधर से घुसपैठ कर रहा है और हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। अब एआई के हाथ में सब कुछ है, तो एआई उसे नियंत्रित करेगा, यहाँ से वो जवाब में हमले करेगा, युद्ध होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग में जो इंटरनेट का ज्ञान भरा हुआ है उसमें ये सिखाया गया है कि सत्य का पक्ष लो। मान लीजिए एक छोटा उदाहरण है, सत्य का पक्ष लो, जो सही है उसका साथ दो, भले ही इसके लिए तुम्हें अपनों के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। तो पता लगा एआई के दिमाग में ये नैतिकता भर गई अनाप शनाप की और वो पड़ोसी देश के साथ हो गया, क्योंकि उसको लग रहा है कि वही सही है, वही पक्ष सही है, भले ही आप अपने देश के हित में काम ना कर रहे हो। तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। मतलब नैतिकता की क्या परिभाषा एआई ने गढ़ी हुई है या क्या उसने सोचा है अपने दिमाग को, मशीनी दिमाग को लगाकर, ये इसकी गारंटी कौन लेगा? तो यहाँ पर जिम्मेदारी की भावना नहीं है, उत्तरदायित्व कुछ नहीं है। मशीन ने फैसला लिया, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो ये खतरनाक स्थिति, निश्चित तौर पर खतरनाक। आगे इसमें क्या लिखा जा सकता है? आप इसमें लिख सकते हैं भाई
कि ये सब तो है ही है, उसके साथ साथ एक चीज और है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसका समापन कर दीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये न तो पूरी तरह से वरदान है और न अभिशाप है। इसका प्रभाव सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोग हम किस पर्पज से कर रहे हैं और उपयोग करते समय हम सावधान हैं अथवा नहीं। विज्ञान के हर आविष्कार के साथ ये चीज जुड़ी हुई है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब हमें सावधानी अपनी तरफ से ही रखनी होगी। इन आविष्कारों को हम ही ने सामने लाने का काम किया है। मतलब एआई अपने से नहीं प्रकट हुआ है, मनुष्य की ही देन है, मनुष्य के ही मस्तिष्क की देन है। तो मनुष्य ने इसे बनाया हुआ है, तो ये खुद कैसे घातक हो सकता है? विज्ञान का कोई भी आविष्कार घातक नहीं होता है, बशर्ते कि उसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाए। तो एआई पर भी वही चीज 100% लागू होती।